नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम देते हैं आपको हर फील्ड से जुड़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आज इस वीडियो के अंतर्गत हमने किया है। दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न सभी जुडिशियरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। परंतु दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों यदि आपने वीडियो को देखा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों दंड प्रक्रिया संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कैट ट्रेन द्वारा दिल्ली से मुंबई की यात्रा करता है, रात्रि में उसका सूटकेस चुरा लिया जाता है जिसका पता उसे मुंबई पहुंचने पर चलता है। खै जयपुर में चुराए गए सूटकेस के सहित पकड़ा जाता है। खै की चोरी के लिए अन्वेषा कहां की जा सकती है? तो प्रस्तुत प्रश्न के अनुसार इसकी उपरोक्त में से कहीं पर भी की जा सकती है, अर्थात दिल्ली, मुंबई या फिर जयपुर में कहीं पर भी इसकी अन्वेषा की जा सकती है। प्रस्तुत प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की अध्याय 13 जांचों और विचारण में दंड न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित अध्याय से पूछा गया है, जिसके अंतर्गत धारा 78, 79 और 183 के अनुसार धारा 178 प्रावधान करती है कि जांच या विचारण का स्थान क्या होगा, और धारा 179 अपराध वहां विचारण होगा जहां कार्य किया गया है या जहां परिणाम निकला है, और धारा 183 के अनुसार यात्रा या जल यात्रा में किए गए अपराध का विचारण यदि कोई अपराध उस समय किया जाता है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज जिसके बारे में वह अपराध किया गया किसी यात्रा या जल यात्रा पर है, तो उसकी जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर उसके अंदर वह व्यक्ति या वह चीज जिस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। तो प्रस्तुत प्रश्न का आंसर इसके अनुसार कहीं पर भी आप इसका विचारण कर सकते हैं, अन्वेषा कराई जा सकती है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न सेशन खंडों में किन्हीं मामलों या किन्हीं वर्ग के मामलों के विचारण का आदेश देने के लिए कौन सशक्त है? तो धारा 185 के अनुसार संबंधित राज्य सरकार इसके लिए सशक्त है। धारा 185 प्रावधान करती है कि विभिन्न सेशन खंडों में मामलों का विचारण का आदेश देने की शक्ति, इसके अंतर्गत बताया गया कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि ऐसे किन्हीं मामलों का या किसी वर्ग के मामलों का विचारण जो किसी जिला में विचारणा सुपुर्द हो चुके हैं किसी भी सेशन खंड में किया जा सकता है। तो संबंधित राज्य सरकार इसके लिए आदेश देने के लिए सशक्त है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न राज्यों के दो न्यायालयों के मध्य दांडिक क्षेत्राधिकार के विषय में विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे विवाद का निस्तारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो धारा 186 संदर्भ में प्रावधान करती है, धारा 186 प्रावधान करती है कि संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें कि जांच या विचारण होगा। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर होगा नंबर 1 कि उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपील है दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले आरंभ की गई, तो वहां उसका जब संदेह हो कि किन दो न्यायालयों के मध्य दांडिक क्षेत्राधिकार उत्पन्न होता है, तो ऐसे में हाईकोर्ट उसकी अपील दांडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई थी, धारा 186 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि किन किन दशाओं में मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने के अधिकार हैं? तो सीआरपीसी की धारा 190 के अंतर्गत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इसका उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पुलिस रिपोर्ट, परिवाद या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त सूचना या स्वयं की जानकारी के आधार पर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार रखता है। धारा 190 प्रावधान करती है कि मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान, अध्याय 14 कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, जिसके अंतर्गत धारा 190 प्रावधान करती है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अधीन विशेषता सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में
कर सकता है। उन तथ्यों को जिनमें कि ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, ऐसे तथ्यों के बारे में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर, या फिर पुलिस अधिकारी से बिन किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इतला पर, या स्वयं उसकी जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। अगला प्रश्न है कि क्या सेशन न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सेशन सुपुर्द किए बिना प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेने हेतु सक्षम है? तो स्वापक औषधि और मन प्रभाव अधिनियम 1985 के मामलों पर सेशन न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सेशन सुपुर्द किए बिना प्रत्यक्ष रूप से संज्ञान लेने हेतु सक्षम है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 36 ग के अनुसार यह प्रश्न पूछा गया है, किसी ऐसे अपराध का नाम बताइए जिसका केवल परिवाद के आधार पर ही विचारण किया जा सकता है। तो धारा 198 सीआरपीसी सेक्शन विवाह से संबंधित अपराधों के मामले के अंतर्गत संबंधित अपराधों के लिए उसका संज्ञान परिवाद के आधार पर ही किया जा सकता है, सेक्शन 198 के अनुसार। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 206 के खंड 2 के अंतर्गत छोटे अपराध से क्या अभिप्रेत है? 1000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय अपराध छोटे अपराध कहलाते हैं, पैटी ऑफेंस। इसके संदर्भ में धारा 206 सीआरपीसी प्रावधान करती है, जिसके अनुसार बताया गया कि 1000 रुपए से अनधिक के जुर्माने से दंडनीय अपराध छोटे अपराध कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि धारा 206 उपधारा 1 के अंतर्गत छोटे अपराधों के मामले में विशेष सम्मन जारी किए जा सकते हैं, जिनमें अभियुक्त आसालतन या वकालतन दोषी होने का अभिवाद कर सकता है। वह रकम डाक, संदेशवाहक एवं प्लीडर के माध्यम से न्यायालय को भेज सकता है, परंतु ऐसे सम्मन में निर्दिष्ट जुर्माने की रकम कितने रुपए से अधिक की नहीं हो सकेगी। तो यह प्रश्न पूछा गया धारा 206 की उपधारा 1 के अंतर्गत, जिसके अनुसार जुर्माने की रकम 1000 रुपए से अधिक की ना हो सकेगी। अगला प्रश्न है कि न्यायालय किस समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? तो न्यायालय द्वारा अपना निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय अपने आदेश में परिवर्तन कर सकता है। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया सीआरपीसी सेक्शन 216 से सीआरपीसी सेक्शन 216 प्रावधान करता है कि न्यायालय आरोप परिवर्तन कर सकता है। न्यायालय की कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है। ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। यदि आरोप में किया गया परिवर्तन और परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में यह विचारण को तुरंत आगे चलाने से अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा करने या अभियोजन के मामले का संचालन करने में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात स्वयं विवेक अनुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित और परिवर्तन आरोप ही मूल आरोप है। तो इसके अनुसार धारा 216 सीआरपीसी प्रावधान करती है कि न्यायालय अपने निर्णय को सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पृथक पृथक रूप से समय में किए गए एक ही अपराध के अधिकतम 3 अपराध एक ही वर्ष में किए गए हैं तो अभियुक्त को एक साथ आरोपित किया जा सकता है। यह बात सत्य है। सीआरपीसी सेक्शन 219 प्रावधान करता है इस संदर्भ में। इसके विपरीत न्यायिक मजिस्ट्रेट मानव वध के मामले का विचारण करने के लिए सशक्त है, यह बात असत्य है। न्यायालय आरोप में परिवर्तन नहीं कर सकता, यह बात भी गलत है। सीआरपीसी सेक्शन 216 कहता है न्यायालय आरोप में परिवर्तन निर्णय सुनाए जाने से पूर्व कभी भी कर सकता है। अभियुक्त के लिखित आवेदन पर 3 से अधिक अपराधों का एक साथ विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट बाध्य है, यह बात भी असत्य है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 219 प्रावधान करती है कि एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के 3 अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा। जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के एक से अधिक अपराधों का अभियोग है तो उन अपराधों में से जो पहले अपराध से लेकर अंतिम अपराध तक 12 मास के अंदर किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हो या नहीं,
तब तक उस समय उस पर उनमें से 3 से अधिक कितने भी अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है। इसकी उपधारा 2 प्रावधान करती है कि अपराध एक ही किस्म के तब होते हैं जब वे भारतीय दंड संहिता या किसी विशेष या किसी स्थानीय विधि की एक ही धारा के अधीन दंड की समान मात्रा से दंडनीय होते हैं। अगला प्रश्न है कि ए ने बी का जयपुर से व्यपहरण किया, तत्पश्चात ए ने बी को जोधपुर और फिर उदयपुर में रखा। जयपुर के अतिरिक्त उक्त सभी स्थानों पर ए ने बी के साथ मारपीट और बलात्संग किया। ए के विरुद्ध जांच या विचारण की अधिकारिकता युक्त न्यायालय का स्थान कहां होगा? उपरोक्त सभी न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं की अधिकारिकताओं में उसका विचारण किया जा सकेगा, अर्थात जयपुर, जोधपुर और उदयपुर तीनों ही स्थानों में कहीं पर भी उसकी विचारण किया जा सकेगा। प्रस्तुत प्रश्न पूछा गया सीआरपीसी सेक्शन 181 और 178 से। धारा 181 और 178। धारा 178 प्रावधान करती है कि जांच या विचारण का स्थान कहां होगा? जहां यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किसमें अपराध किया गया, अथवा जहां अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो, अथवा जहां अपराध चालू रहने वाला है उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अथवा जहां वह विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है, वहां उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी भी अधिकारिकता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 181 2 प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति के अपहरण या व्यपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिकता के अंदर वह व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, या ले जाया गया है, या छिपाया गया है, या निरुद्ध किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4। अगला प्रश्न है कि सेशन न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से विचारण का संचालन कौन करता है? तो धारा 24 के अनुसार लोक अभियोजक जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस सेशन न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से विचारण का संचालन करता है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि सीआरपीसी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।